नमस्कार साथियों, मैं मनीष बंसीवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी ORG के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीकानेर राठौड़ वंश के सेकंड पार्ट को। यानी कि साथियों, आप यूँ कह सकते हैं कि भाई पहला पार्ट आ चुका है और अगर बात करते हैं उसके अंतर्गत हमने क्या डिस्कस किया था, तो साथियों हमने उस क्लास में डिस्कस किया था इस वंश की स्थापना से संबंधित जानकारियों को, और फिर उसके पश्चात में हमने बात करी थी इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। यानी कि साथियों, आप यूँ भी कह सकते हैं कि भाई हमने राव बीका, राव लूणकरण और राव जेतसी के बारे में उस क्लास में डिस्कस कर लिया है। अगर साथियों आपने वह क्लास नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथियों आप उस क्लास को देखिए, फिर इस क्लास को एंजॉय कीजिए, जिससे कि साथियों आपको एक बेहतरीन तरीके से जानकारियां इस वंश के बारे में प्राप्त हो सके। आप सभी के दिमाग में साथियों एक बेहतरीन तरीके से इस वंश की पिक्चर बन सके। साथियों हमने एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अध्ययन की शुरुआत कर रखी है और मैं आप सभी के लिए साथियों पूरे डिटेल के अंतर्गत पूरे विस्तृत तौर पर अध्ययन की कोशिश करवाता हूँ कि भाई किस प्रकार से मैं आप सभी तक बेहतरीन जानकारियाँ प्रदान कर सकूँ। तो साथियों प्लीज़ आप उस क्लास को भी अवश्य देखिए, उसके पश्चात में इस क्लास को देखिएगा, जिससे कि साथियों आपको बेहतरीन तरीके से सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके, आप सभी को एक नई ऊर्जा के साथ में ज्ञान की प्राप्ति हो सके। साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो देखिए राव जेतसी के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, परंतु साथियों हम आज फिर भी राव जेतसी के बारे में बेसिक जानकारियां कवर करेंगे, जिससे कि आप सभी को एक बेसिक पिक्चर या फिर एक बेहतरीन तरीके से जानकारियां प्राप्त हो सके। या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि भाई आज की क्लास को आप पिछली क्लास से एक बेहतरीन तरीके से रिलेट करवा सकें। साथियों शुरुआत करते हैं जेतसी के बारे में जानकारियों की। तो देखिए हमने आपको बताया था पिछली क्लास के अंतर्गत पाशेबा या साहेबा का युद्ध। साथियों यह युद्ध हुआ था 1542 ईस्वी के अंतर्गत। यानी कि इस युद्ध के अंतर्गत साथियों आप कह सकते हैं कि भाई देखिए मैंने आपको लिए लिखा है कि भाई 1526 से लेकर 1542 के मध्य का काल होता है राव जेतसी का। तो साथियों वह युद्ध हुआ था, युद्ध का नाम है पाशेबा या साहेबा का युद्ध। उस युद्ध के अंतर्गत साथियों राव जेतसी की मृत्यु होती है। और साथियों अगर बात करते हैं युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था, तो साथियों यह युद्ध हुआ था मारवाड़ के राव मालदेव के सेनापति से। साथियों इस युद्ध के अंतर्गत कौन थे सेनापति, तो जेता और कुंफा। और साथियों दूसरी तरफ कौन था, तो दूसरी तरफ थे हमारे बीकानेर के राव जेतसी। साथियों इस युद्ध के अंतर्गत भयंकर युद्ध होता है और अंतिम साथियों परिणाम निकलता है कि भाई मालदेव का बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है और जेतसी इस युद्ध के अंतर्गत युद्ध भूमि में ही वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार से जेतसी का अंत होता है। और अब बात करेंगे साथियों हम जेतसी के पुत्र और उत्तराधिकारी के बारे में। तो देखिए साथियों यहाँ पर मैंने लिखा है भाई 1526 से लेकर 42 का काल इनका रहता है। अब साथियों देख सकते हैं कि भाई यह कौन है, राव कल्याणमल है। तो साथियों राव कल्याणमल जेतसी का पुत्र है और उत्तराधिकारी है। साथियों देखें आप देखेंगे कि भाई इसका मैंने टाइम पीरियड लिखा है 1544 से लेकर 1574 का। तो आप साथियों रिलेट कर रहे होंगे कि भाई 42 से लेकर 43 का साल है, यानी कि बीच के 2 साल कहाँ पर गए। 42 में इनकी मृत्यु होती है और 44 में राव कल्याणमल शासक बनता है। तो साथियों बीच का 2 साल कहाँ पर हमने गायब कर दिया, तो वो जानकारी साथियों मैं पूरे डिटेल में पूरे विस्तृत तौर पर आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं। तो प्लीज़ साथियों क्लास में बने रहिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। साथियों अगर आपको बेहतरीन जो हमारी क्लास है ये जानकारियां बेहतरीन लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन सभी जानकारियों के बारे में अपने अनुभवों को साझा किया कीजिए, जिससे कि साथियों हमारे को और भी मोटिवेशन मिल सके, मैं आप सभी के लिए और भी बेहतरीन तरीके से जानकारियाँ जो कि साथियों राजस्थान के इतिहास से होती है वह आप सभी के लिए लेकर आ सकूँ। साथियों शुरुआत करते हैं राव कल्याणमल के बारे में। तो देखिए मैंने आपको बताया कि पाशेबा या फिर साहेबा के युद्ध में 42 ईस्वी के अंतर्गत यानी कि 1542 में राव जेतसी की मृत्यु होती है। और साथियों अब बात होती है राव कल्याणमल के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है भाई राव कल्याणमल कौन है। तो साथियों यह चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, पहले इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 1544 से लेकर 1574 का। साथियों मैंने आपको बात बताई कि भाई इसके मध्य के 2 साल कहाँ पर गए, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई 2 साल बीच के कहाँ पर गायब हो रहे हैं। साथियों देखिए राव कल्याणमल राव जेतसी का पुत्र है और उत्तराधिकारी भी है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है अपने पिता की हत्या के बाद। साथियों हत्या का है या फिर मृत्यु का है, क्योंकि इस युद्ध के अंतर्गत इनकी हत्या हो चुकी थी, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो हत्या के बाद राव कल्याणमल शेरशाह की शरण में चले जाते हैं। साथियों शेरशाह कौन है, तो शेरशाह सूरी हैं। तो देखिए साथियों मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश करी है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि बेहतरीन तरीके से मैं आपको जानकारियाँ प्रदान कर सकूँ। देखिए साथियों शेरशाह सूरी ये वही सूरी हैं जो कि दिल्ली में एक तरीके से विराजते हैं। तो देखिए साथियों मैंने अब कह सकता हूँ कि भाई राव कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राव जेतसी की तो मृत्यु हो चुकी है और इस क्षेत्र पर यानी कि बीकानेर पर राव अपने साथियों मालदेव का अधिकार हो चुका है।
तो मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया है। अब साथियों जगह बची नहीं है, तो राव कल्याणमल क्या करेंगे, यह निकल जाते हैं दिल्ली की ओर। साथियों तत्काल में दिल्ली में शासन चल रहा था सूर्यवंश का, तो शेरशाह सूरी तत्काल में शासक थे, तो एक तरीके से कल्याणमल सूरी की अधीनता स्वीकार करता है और साथियों यह पहुंचता है सूरी के पास में। तो साथियों उसे जाकर कहता है कि भाई मैं आपके अधीन रहना चाहता हूं और आप अब मेरी वापस से मदद कीजिए कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो वंश है, मेरा जो राज्य है, वह मुझे दिलाने की कोशिश कीजिए। तो साथियों आपको जानकारी मिलेगी जो कि बेहतरीन जानकारियां हैं, मैं आपको प्रदान करूंगा। तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई राव कल्याणमल शेरशाह के दरबार में दिल्ली पहुंच चुका है। अब देखिए साथियों दिल्ली पहुंचने पर करता क्या है, तो यह अपने शेरशाह सूरी से निवेदन करता है, उससे विनती करता है कि भाई आप मुझे मेरा राज्य, मेरा एक तरीके से जो दुर्ग है वापस से दिलवाइए। तो एक तरीके से अपने शेरशाह सूरी इस चीज़ से सहमत होता है और साथियों उसने एक युद्ध की योजना रची। तो साथियों वह युद्ध कौन सा है, तो देखिए युद्ध हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। युद्ध का नाम मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा है, गिरी सुमेल का युद्ध। साथियों गिरी सुमेल के युद्ध के माध्यम से शेरशाह सूरी वापस से कल्याणमल को उसका राज्य दिलवाता है। तो साथियों बात करते हैं इस गिरी सुमेल के युद्ध के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करने की साथियों कोशिश करते हैं, आइए जानकारियाँ लेते हैं। साथियों युद्ध कब हुआ था, तो 5 जनवरी 1544 ईस्वी के दिन, यानी कि इस तारीख को हमारा जो गिरी सुमेल का युद्ध है साथियों, यह युद्ध होता है। साथियों किस किस के मध्य में होता है, तो शेरशाह सूरी और जेता और कुंफा के मध्य में यह युद्ध होता है। साथियों मैंने पहले भी बताया था, मैं जेता और कुंफा कौन है, तो यह राव मालदेव के सेनापति हैं। आप लिख सकते हैं कि भाई मालदेव के सेनापति। तो मालदेव के सेनापति कौन है, तो साथियों ये मालदेव के सेनापति हैं जेता और कुंफा। साथियों ये वही जेता और कुंफा है जिसने रावजेत्सी की हत्या करी थी पासेबा या फिर साहेबा के युद्ध के अंतर्गत। साथियों देखिए अब इस युद्ध में होता क्या है कि ये दोनों साथियों बहुत ही वीर होते हैं और साथियों मालदेव भी आपको पता है कि बहुत ही वीर पुरुष था। वह अपने साम्राज्य का विस्तार है तो साथियों वह हर संभव प्रयास करता था। वह साथियों पहुंचता है गिरी सुमेल के मैदान में या फिर इस युद्ध के अंतर्गत। साथियों यहाँ पर मालदेव भी आया है, जेता और कुंफा भी आए हुए हैं, परंतु साथियों शेरशाह सूरी बड़े दिनों तक मैदान में डटे रहने के पश्चात में एक योजना बनाता है और साथियों वह छल पूर्वक इस युद्ध में विजय करने की कोशिश करता है। तो साथियों एक समय की बात थी, रात्रि के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर मध्य रात्रि का टाइम था तत्काल के अंतर्गत युद्ध के समय। तो साथियों शेरशाह सूरी एक योजना बनाता है और वह जेता और कुंफा के कमरों के अंतर्गत साथियों धन के बोरे, धन की पेटियां रखवा देता है। और साथियों धन के बोरे पेटियां रखवाने के पश्चात में साथियों आप कह सकते हैं कि भाई शेरशाह सूरी ने एक संदेश भिजवाया राव मालदेव के पास में। साथियों उसी समय के अंतर्गत मालदेव भी अपने जो कक्ष में इस विश्राम कर रहे थे युद्ध भूमि के अंतर्गत, रात्रि का समय था, तो मालदेव के पास में संदेश पहुंचता है कि भाई तेरे जो सेनापति थे जेता और कुंफा वह अब मेरे हाथों बिक चुके हैं और वह तेरे साथ में युद्ध में विश्वासघात करेंगे। अगर तुम चाहो तो उनके कमरों की तलाशी लेकर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हो। तो साथियों मालदेव इस चीज़ से खुश होता है, खुश तो नहीं, एक तरीके से वो संतुष्ट होता है और वह निकलता है गुस्से के अंतर्गत कि भाई मैं जाता हूँ और उनके कमरों की तलाशी लेता हूँ। तो साथियों मालदेव ने जब इनके कमरों की तलाशी ली थी तो उस कमरों के अंतर्गत उसे धन की बोरियां और पेटियां प्राप्त हुई थी। तो इस चीज़ से साथियों मालदेव बड़ा आहत होता है और वो निकल जाता है युद्ध भूमि को छोड़कर। तो साथियों वो युद्ध भूमि को छोड़ते हुए पहुंचता है सिवाना के अंतर्गत। साथियों सिवाना दुर्ग में शरण लेता है। अब देखिए साथियों यहाँ पर मालदेव इस युद्ध से अलग हो चुका है। अब इस युद्ध के अंतर्गत जेता और कुंफा साथी दो बचे हैं और अब इन्हें लगता है कि भाई हमारे ऊपर जो शेरशाह सूरी ने कलंक लगाया है, अब इस कलंक को हमें धोना होगा, नहीं तो वरना इतिहास के अंतर्गत जो राजपूत जातियाँ होंगी, जो राजपूत होंगे या फिर इतिहास होगा, वह हमें एक तरीके से धोखेबाज की दृष्टि से देखेगा। तो साथियों जेता और कुंफा इस युद्ध में बड़े खतरनाक तरीके से लड़ते हैं और अपने अंतिम दम तक साथियों वह अपनी अंतिम एक तरीके से सांस तक शेरशाह सूरी का मुकाबला करते हैं। परंतु साथियों अंत होता है कि भाई जेता और कुंफा भी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो साथियों मैंने आपके लिए यहाँ पर परिणाम लिखा है कि भाई शेरशाह ने छल पूर्वक विजय प्राप्त कर ली। और साथियों दूसरा परिणाम क्या निकलता है, तो देखिए बीकानेर को कल्याणमल को सौंप दिया। यानी कि साथियों आप कह सकते हैं कि भाई बीकानेर पर एक तरीके से शेरशाह का अधिकार हो चुका था और उसने इस क्षेत्र को यानी कि बीकानेर राज्य को अपने अधिकार में लेकर कल्याणमल को उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया या फिर कल्याणमल को पुनः सौंप दिया। साथियों मैंने यहाँ पर लिखा है कल्याणमल को पुनः सौंप दिया।
अब साथियों बात होती है एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई यह एक अधिक जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंतर्गत कल्याणमल शासक बन चुका है। साथियों युद्ध कब हुआ था? तो 1544 ईस्वी के अंतर्गत युद्ध हुआ था। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर यह बात लिखी है कि भाई 1544 से लेकर 74 के मध्य में इसका टाइम पीरियड रहता है। तो साथियों देखिए, मैंने आपको जो शुरुआत करी थी, हमने इस 2 साल के बारे में जानकारियों की, तो यह 2 साल साथियों इस प्रकार से गुजरता है। इसके अंतर्गत गिरी सुमेल का युद्ध होता है, अपना कल्याणमल जो दिल्ली दरबार पहुंचता है। साथियों सारा घटनाक्रम इन 2 सालों के मध्य में होता है और मैं आशा करता हूं जो जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी है यह बेहतरीन लगी होगी। तो साथियों प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि साथियों आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य जानकारियों के बारे में। तो साथियों अब बात होगी नागौर दरबार के बारे में 3 नवंबर 1570 की। साथियों 3 नवंबर 1570 को अकबर के द्वारा नागौर का दरबार आयोजित किया जाता है। साथियों देख सकते हैं कि भाई अकबर ने नागौर का दरबार आयोजित करा था। और देखिए मैंने पहले बात करी थी शेरशाह सूरी के बारे में। साथियों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई जो अपने राव कल्याणमल थे, 2 शासकों के या फिर 2 केंद्रीय शासकों के अधीनता स्वीकार करने वाले पहले शासक थे। क्योंकि साथियों इन्होंने देखिए अफगानों की भी एक तरीके से अधीनता स्वीकार करी थी, क्योंकि शेरशाह सूरी का क्या है साथियों? तो शेरशाह सूरी साथियों ये अफगान है। आप लिख सकते हैं कि भाई अफगान। अब साथियों बात होगी अकबर के बारे में। तो देखिए अकबर का है, तो साथियों अकबर है मुगल। तो साथियों इन्होंने शेरशाह सूरी ने अपने अफगानों की भी अधीनता स्वीकार करी और मुगलों की भी अधीनता स्वीकार करी थी। और साथियों बात होती है अगर वैवाहिक संबंधों के बारे में, तो कल्याणमल ने अपनी भतीजी या फिर साथियों अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ में करवाया था। तो साथियों इस प्रकार से कल्याणमल बीकानेर का पहला शासक होता है जो कि मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। साथियों आगे जानकारियां बनती हैं कि भाई नागौर दरबार के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए साथियों 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार आयोजित होता है। और कहां पर होता है साथियों? तो यह अहछत्रीपुर के दुर्ग में आयोजित होता है। साथियों आगे बात है तो देखिए कल्याणमल अपने पुत्रों सहित पृथ्वीराज तथा राय सिंह के साथ में अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। साथियों नागौर दरबार अकबर द्वारा आयोजित था और कब हुआ था? 3 नवंबर 1570 को आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया? तो साथियों यह नागौर के दुर्ग या फिर अहछत्रीपुर दुर्ग में आयोजित किया गया था। साथियों इस युद्ध के अंतर्गत अकबर की सोच थी कि मैं सारे राजस्थान के राजपूत जो शासक थे उन्हें अपने अधीन कर लूं। परंतु साथियों आपको देखने को मिलेगा कि भाई कल्याणमल ने इस दुर्ग में अधीनता स्वीकार कर ली थी। और साथियों एक शासक ऐसा भी था, राव चंद्रसेन उसका नाम है, जो कि मारवाड़ का शासक है साथियों। वह इस युद्ध के अंतर्गत माफी देगा इस सम्मेलन में या फिर इस सभा के अंतर्गत, इस दरबार के अंतर्गत अकबर की अधीनता स्वीकार न करते हुए पुनः चुपचाप लौट जाता है। तो साथियों वो सारी जानकारियां हमने राव चंद्रसेन के बारे में अध्ययन करी थी, तब हमने उन सभी चीज़ों को जाना है। तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो साथियों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का, आप उसे वहां से देख सकते हैं। साथियों अब देखिए मैंने बताया है कि पृथ्वीराज तथा राय सिंह के साथ में, यानी कि साथियों ये कौन है? तो ये दोनों कल्याणमल के पुत्र हैं। इन तीनों पिता पुत्रों ने एक तरीके से मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली है। साथियों मुगल कौन से? तो मुगल साथियों यह है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली है। साथियों अगर बात करते हैं इसके पुत्रों के बारे में, तो देखिए साथियों यह जो पृथ्वीराज है यह साथियों क्या है? यह लेखन और संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। साथियों बात करते हैं राय सिंह के बारे में, तो साथियों यह युद्ध की नीति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा निपुण था और साथियों एक बहादुर सैनिक के तौर पर यह कार्य करता था। तो साथियों इन्हीं दोनों पुत्रों को तत्काल में जब नागौर दरबार आयोजित हुआ था तो कल्याणमल ने तो एक तरीके से अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी और साथियों ये पुनः लौट गया था बीकानेर में। परंतु साथियों अकबर इसके दोनों पुत्रों को लेकर जाता है। कहाँ ले जाता है? तो यह इन दोनों पुत्रों को ले जाता है आगरा के दुर्ग में। साथियों आगरा ले जाकर इनकी सेवा लेता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अकबर ने इसे पश्चात में क्या किया, यानी कि पृथ्वीराज को तो साथियों एक तरीके से अलग अलग पोस्टें प्रदान करी थी। तो वो जानकारियां हम आगे कवर करेंगे। साथियों अब बात करते हैं कल्याणमल ने अपनी भतीजी या फिर पुत्री का विवाह अकबर से करवाया था। नागौर दुर्ग जो साथियों अभियान हुआ था, नागौर दरबार हुआ था, इस दरबार के पश्चात में एक तरीके से कल्याणमल ने अपनी पुत्री या फिर भतीजी का विवाह साथियों अकबर के साथ में संपन्न किया था। तो साथियों मैंने आपको पहले बताया था कि भाई से अपने कल्याणमल ने 2 मुगल शासकों, यानी कि मुगल नहीं, एक तो अफगान हुए और एक मुगल की अधीनता स्वीकार करी थी, यानी कि 2 वंशों की अधीनता स्वीकार करी। और साथियों जो बीकानेर राठौड़ वंश का पहला शासक कल्याणमल है, जिसने वैवाहिक संबंध भी मुगलों के साथ में स्थापित किए थे। तो साथियों आपको जानकारी मिल रही है कि भाई इसने अपनी भतीजी या फिर पुत्री का विवाह करवाया था अकबर के साथ में। अकबर ने पृथ्वीराज को अपना दरबारी कवि बनाया तथा गारगोन का दुर्ग जागीर में प्रदान किया था। तो
तो देखिए साथियों, मैंने आपको बताया था कि भाई एक तरीके से पृथ्वीराज क्या है, कला और संगीत का एक निपुण ज्ञाता है, जानकार है। तो इसे अकबर क्या करेगा, इसे अकबर अपना दरबारी कवि बनाता है। साथियों, दरबारी कवि बनाने के पश्चात में वह इससे प्रसन्न होता है और उसे गारगोन का दुर्ग जागीर में प्रदान करता है। साथियों, इसके पश्चात में बात करते हैं रायसिंह के बारे में। तो देखिए साथियों, रायसिंह हमारा इसका बड़ा या छोटा बेटा जो भी होगा साथियों, इसका दूसरा बेटा है। आप यूँ कह सकते हैं कि पहला तो पृथ्वीराज है और दूसरा रायसिंह है। तो साथियों, रायसिंह को 1572 ईस्वी में अकबर ने चंद्रसेन पर आक्रमण हेतु भेजा था। और साथियों, उस युद्ध के अंतर्गत एक तरीके से इनकी विजय भी होती है, अकबर की विजय होती है। और साथियों, चंद्रसेन को अपना अपने जोधपुर छोड़कर निकलना पड़ता है। तो साथियों, जोधपुर में एक तरीके से दुर्ग खाली हो चुका था, वहां पर चंद्रसेन क्योंकि सिवाना लौट चुके थे, सिवाना जा चुके थे। तो साथियों, उस युद्ध के पश्चात में अपने रायसेन को अकबर ने 1572 ईस्वी के अंतर्गत जो जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो साथियों, बेसिक जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी हैं इनके बारे में, दोनों पुत्रों के बारे में भी। और साथियों, विशेष जानकारियों के तहत हमने जाना था भाई राव कल्याणमल का इतिहास। तो देखिए साथियों, आपको जानकारी कवर हो चुकी होगी कि भाई पहला पुत्र है पृथ्वीराज, तो यह तो बना है इसका दरबारी कवि, जिसे गिफ्ट में मिला है, जिसे इनाम में मिला है गागरोन का दुर्ग। साथियों, दूसरा पुत्र है जो कि इसका सेनापति बनता है रायसिंह। तो सेनापति को साथियों इसने क्या प्रदान किया है, तो 1572 ईस्वी के अंतर्गत साथियों रायसिंह को अकबर के द्वारा जोधपुर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। तो साथियों, मुझे आशा है कि भाई आपको बेहतरीन जानकारियां लगी होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए। साथियों, अगर आप इसे नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके से सारी जानकारियां समझ में आ जाए। और साथियों, पश्चात में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेवें। या फिर साथियों, जब ये ब्लैक बोर्ड में जब मतलब व्हाइट बोर्ड होता है, जब ये एक तरीके से खाली होता है, जब मैंने देखिए समझाया नहीं था, तो उससे पहले भी आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से साफ साफ दिखती रहें। क्योंकि साथियों, अब तो थोड़ा कचरा ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि मैंने पेन चला दिया है इस बीच में। तो साथियों, अब बात करते हैं महाराजा रायसिंह के बारे में। तो देखिए साथियों, यह वही रायसिंह है जिसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था अकबर ने। साथियों, अब बात होती है कल्याणमल के बारे में। तो देखिए, कल्याणमल की मृत्यु हो चुकी है। और साथियों, कल्याणमल की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1574। साथियों, 1574 में इसकी मृत्यु होती है और उसका पुत्र महाराजा रायसिंह जो कि शासक बनता है हमारे बीकानेर क्षेत्र का। साथियों, हाल में क्या था, तो यानी कि इसकी मृत्यु से पहले यह जोधपुर का प्रशासक था, परंतु अब साथियों यह बन चुका है बीकानेर का महाराज। तो साथियों, जानकारियां हमारे लिए बनती हैं जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर तैयार करी हैं। और साथियों, मैं आशा करूँगा जानकारियाँ जो मैं प्रदान कर रहा हूँ और जो अब आगे की जानकारी जो प्रदान करूँगा आपको, वह बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। आपने इन सभी जानकारियों को एंजॉय किया होगा। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो साथियों देखिए, अब हमारे होंगे अगले महाराजा रायसिंह। अब यह कौन है, कहाँ से आते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में विस्तृत तौर पर जानकारियाँ लेंगे। साथियों, इनका टाइम पीरियड रहता है 1574 से लेकर 1612 ईस्वी के मध्य का। साथियों, अगर बात करते हैं यह कौन है, तो यह कल्याणमल का पुत्र है तथा उत्तराधिकारी भी है। साथियों, उत्तराधिकारी का मतलब मैंने आपको सैकड़ों बार पिछले क्लासों में बताया है, इसलिए मैं आज आपको यह मतलब नहीं बताऊंगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसने राव की उपाधि साथियों थी, जो कि देखिए आप देख सकते हैं कि भाई हर शासक के आगे राव की उपाधि लगी हुई है। तो हमारे रायसिंह साथियों पहले शासक थे जिसने अपने पूर्वजों से प्राप्त राव की उपाधि का तो त्याग किया था। और साथियों, इन्होंने नई उपाधियां ग्रहण करी थी। तो वह कौन सी थी, वह साथियों उपाधियां थी महाराज की और महाराजाधिराज की उपाधियां इनके द्वारा ग्रहण करी गई थी। साथियों, आप लिख सकते हैं कि भाई इन्होंने जो वंशों से या फिर पूर्वजों से प्राप्त राय की उपाधि का तो त्याग कर दिया और उसके पश्चात में महाराज और महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण करी थी। साथियों, आगे बात हो रही है इनके उपनामों के बारे में। तो देखिए, इनके उपनाम हमारे लिए बनते हैं, जो कि साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन्हें राजपुताने का कर्ण कहा गया था, जो साथियों किसके द्वारा कहा गया, तो यह मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा इन्हें राजपुताने का कर्ण भी कहा गया था। साथियों, आगे बात होती है इनके बारे में अन्य जानकारियों की। तो देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई इन्हें अकबर ने तत्काल में 4000 का मनसब प्रदान किया था, जो कि साथियों तत्काल में हिंदू राजाओं, साथियों हिंदू राजा कहाँ के हैं, तो ये बीकानेर के हिंदू राजा साथियों लिख सकते हैं कि बीकानेर के कितने भी हिंदू राजा हुए हैं साथियों, हिंदू राजा की बात हो रही है यहाँ पर। तो हिंदू राजाओं के अंतर्गत सबसे अधिक का मनसब अकबर ने इन्हें ही प्रदान किया था। साथियों, मनसब कितने का था, तो यह 4000 का मनसब था, जो कि अकबर के द्वारा साथियों इन्हें प्रदान किया गया था और तत्काल में यह सबसे अधिक था हिंदू राजाओं में। साथियों, आगे बात करते हैं इसी मनसब के बारे में, एक डिटेल और बनेगी हमारे लिए। तो देख सकते हैं कि भाई जिसे 1605 ईस्वी के अंतर्गत साथियों, जिसे 1605 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा 5000 का कर दिया गया था।
साथियों आप देख सकते हैं कि भाई अकबर ने तो इसे 4000 का मनसब दिया, और उसके पश्चात में जब साथियों अकबर की मृत्यु होती है और अगला शासक बनता है जहांगीर, तो साथियों जहांगीर ने इस मनसब को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया था। अब देखिए साथियों जानकारियां और भी हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं। तो देखिए इनके द्वारा रचनाएं करी गई थी साथियों, तो वो रचनाएं थी राय सिंह महोत्सव और राय अपने ज्योतिष्य रत्नमाला। साथियों दो प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी हैं कि भाई राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष्य रत्नमाला जो रचनाएं हैं वह इनके द्वारा रची गई थी। साथियों बहुत ही बेहतरीन ग्रंथ हैं और बेहतरीन जो निर्माण कार्य भी इनके द्वारा करवाए जाएंगे साथियों, वो मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूंगा। साथियों आपको पता है कि भाई हमारे हिंद राजस्थान में 3 ऐसे शासक रहे हैं जो कि कभी भी अकबर की अधीनता या फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो साथियों उनमें अगर बात करते हैं तो थे पहले तो राव चंद्रसेन, दूसरे हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप और तीसरे हैं सिरोही के सुल्तान देवड़ा। तो देखिए साथियों सुल्तान देवड़ा के एक तरीके से दमन हेतु अकबर ने इन्हें भेजा था सिरोही में, क्योंकि साथियों सिरोही का शासक है सुल्तान देवड़ा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है आप सभी के लिए कि भाई 1576 ईस्वी के अंतर्गत अकबर ने सिरोही के सुल्तान देवड़ा का दमन करने हेतु भेजा था। कहाँ भेजा था? तो सिरोही में भेजा था। तो साथियों मैं आशा करता हूँ आपको जानकारी पूरी समझ में आ चुकी होगी कि भाई अगर बात करते हैं पहले शासक के बारे में जो कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, मुगलों में साथियों अकबर की बात हो रही है, तो साथियों वह था राव चंद्रसेन जो कि साथियों मारवाड़ का शासक था। दूसरा साथियों आता है हमारा महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के शासक हैं, और साथियों तीसरा बनता है 1576 ईस्वी का टाइम साथियों इसका समकालीन है, और कहाँ का है? तो सिरोही का सुल्तान देवड़ा शासक, जो कि साथियों तीनों शासक ऐसे होते हैं या कभी भी मुगलों की या फिर कह सकते हैं भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और साथियों अकबर ने इन शासकों के दमन हेतु कई सारे अभियान भी चलाए थे। तो उसी में से एक अभियान था साथियों राय सिंह का अभियान, जो कि करवाते हैं 1576 में अकबर, जो कि साथियों इसके तहत भेजता है सिरोही में और सुल्तान देवड़ा के दमन हेतु राय सिंह को भेजता है। साथियों अगर बात होती है कि किसी कारणवश साथियों एक बार और भी चीज़ें निकल कर आती हैं कि मैं 1576 तक तो सारी चीज़ें खुश थी, सारी चीज़ें मैटर बढ़िया था, परंतु साथियों अकबर का एक तरीके से ससुर था। ससुर का नाम साथियों है नासिर। तो देखिए साथियों नासिर क्या करता है, एक बार आता है इसके दुर्ग में, यानी कि बीकानेर दुर्ग में आता है, और बीकानेर दुर्ग के अंतर्गत साथियों तत्काल में दुर्ग का रक्षक था तेजा। तो साथियों तेजा क्या करता है और नासिर क्या करता है वो सारी जानकारियां मैं आपको प्रदान करूंगा। तो देखिए जिस प्रकार से नासिर जो कि अकबर का ससुर है वह दुर्ग में एंट्री करता है, तो साथियों वहां पर राजपूत स्त्रियों के द्वारा उसका स्वागत किया जाता है, परंतु साथियों स्वागत में एक तरीके से नासिर उनसे प्रसन्न होता है और वो साथियों उनके साथ में कुछ ऐसी हरकत कर देता है जो कि गलत होती है। तो साथियों इसी हरकत को देखते हुए तेजा ने एक तरीके से नासिर की पिटाई कर दी थी, और साथियों नासिर इस चीज़ से नाराज होकर पुनः लौट जाता है अपने दिल्ली में। साथियों दिल्ली लौटने के पश्चात में वह अकबर से कहता है कि मैं तुम्हारे अधीन रहने वाले शासक के जो दुर्ग का रक्षक था तेजा, उसने मेरे साथ में पिटाई कर दी थी। तो साथियों इसी चीज़ से अकबर नाराज होता है और वह संदेश भेजता है राय सिंह के पास में कि भाई तुम तेजा को मेरे दरबार में उपस्थित कर दो, अब कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो साथियों राय सिंह तेजा से सारी जानकारियां प्राप्त करता है कि भाई हुआ क्या था, मैटर क्या था। तो तेजा सारी जानकारियां प्रदान करता है कि भाई नासिर आया था और उसने हमारी राजपूत स्त्रियों के साथ में दुर्व्यवहार किया था। तो साथियों इसी चीज़ से मतलब एक तरीके से जो तेजा ने नासिर की पिटाई करी थी, यह जानकारी सुनकर राय सिंह बड़ा खुश होता है और वह कहता है कि हाँ भाई सही, तूने सही किया, क्योंकि भाई राजपूत स्त्रियां हैं वो हमारे घर की बहू बेटियां हैं, उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। तो तूने जो भी काम किया है वह सही किया। तो साथियों इस प्रकार से एक तरीके से अकबर तो तेजा को दिल्ली बुला रहा है, परंतु राय सिंह इस बात को नहीं सुनता है, और वो जिस प्रकार से समय साथियों बढ़ रहा है वो उनकी बात को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता है। साथियों इसी चीज़ को देखते हुए अकबर एक तरीके से राय सिंह से नाराज होता है, और साथियों उसने एक तरीके से जो भटनेर का दुर्ग साथियों बीकानेर के अधीन रह रहा था उसे छीन लेता है। भटनेर के दुर्ग पर साथियों अकबर का अधिकार होता है, और अकबर साथियों पश्चात में राय सिंह का साथियों एक पुत्र होता है जिसका नाम हम कभी आगे कवर करेंगे। साथियों अगर बात करते हैं उसके नाम के बारे में भी, तो देखिए उसका नाम होता साथियों राय सिंह के पुत्र का नाम दलपत। साथियों दलपत कौन है? तो दलपत है राय सिंह का बागी पुत्र। ये राय सिंह का पुत्र है और जो कि बागी है, राय सिंह से नाराज रह रहा है। तो साथियों एक तरीके से भटनेर का दुर्ग अकबर ने दलपत को सौंप दिया था, और साथियों एक तरीके से राय सिंह से नाराज होकर वह इसे 1580 ईस्वी में दक्षिण भारत भेज देता है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। अब साथियों अकबर की मृत्यु होने तक भी अकबर कभी भी अपने राय सिंह को पुनः उत्तर भारत में नहीं बुलाता है। तो साथियों जानकारियाँ यहाँ पर कवर हैं। अब देखिए साथियों
1580 में ये दक्षिण भारत चले जा चुके हैं, परंतु साथियों दक्षिण भारत में रहते हुए भी इन्होंने एक तरीके से 1589 से लेकर 94 के मध्य में जो अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में साथियों यह थे तत्काल में दक्षिण भारत में, परंतु साथियों दक्षिण भारत में से भी इन्होंने नेतृत्व करते हुए यानी कि आदेश देते हुए 1589 से लेकर 94 के मध्य में अपने प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई इन्हीं के द्वारा जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था, किसकी देखरेख में करवाया गया था? तो साथियों इनके प्रधानमंत्री हैं करमचंद, उनकी देखरेख में करवाया गया था। अब साथियों इस चीज को नोट कीजिएगा, प्रधानमंत्री करमचंद बहुत बार क्वेश्चन में बनता है कि भाई करमचंद किसका विश्वास पात्र था, करमचंद किसका प्रधानमंत्री था? तो यह हमारे बीकानेर के महाराजा राय सिंह का या फिर महाराजाधिपति जो साथियों राय सिंह है उनका प्रधानमंत्री हुआ करता था। साथियों आगे बात हो रही है भाई राय सिंह प्रशस्ति इसके द्वारा अंकित करवाई गई थी, तो यह कहाँ करवाई गई? तो साथियों आप कह सकते हैं कि भैया जूनागढ़ दुर्ग के दीवार पर राय सिंह की जो प्रशस्ति साथियों हैं, तो प्रशस्तियों के बारे में साथियों उन्होंने अध्ययन किया था, तो उस अध्ययन के अंतर्गत हमने पूरे डिटेल में इस प्रशस्ति के बारे में भी जानकारियां ली थी। तो साथियों आपको अभी यहाँ पर कवर करना है कि भाई दुर्ग की दीवार पर राय सिंह के द्वारा राय सिंह प्रशस्ति अंकित करवाई गई थी। साथियों आगे जानकारियां हमारे लिए बनती है कि भाई अकबर की अब मृत्यु होती है और मृत्यु के पश्चात में साथियों अगला शासक बनता है जहांगीर। तो देखिए साथियों जहांगीर ने 1605 ईस्वी के अंतर्गत कुछ समय के लिए हमारे राय सिंह को दक्षिण भारत से पुनः उत्तर भारत में बुलवाया था और कुछ समय इन्हें अपने आगरा के किले में रखने के पश्चात में इन्हें 5000 मनसब देकर पुनः दक्षिण भारत में भेज दिया था। तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाई कुछ समय के लिए हमारा राय सिंह जो है यह आता है दक्षिण भारत में, और जब साथियों 4000 मनसब था, यानी कि जब यह इंडिया थोड़ी दक्षिण अपने उत्तर भारत में आएगा तो साथियों तब था तत्काल के अंतर्गत 4000 मनसब, परंतु साथियों कुछ समय यहाँ पर रहने के पश्चात में यह जहांगीर को पसंद कर देता है और जहांगीर इन्हें 5000 मनसब बनाकर पुनः दक्षिण भारत में भेज देता है। तो साथियों वही दक्षिण भारत में एक घटना घटती है और उस घटना में साथियों 1612 ईस्वी के अंतर्गत बुहरानपुर साथियों एक शहर है दक्षिण भारत में, तो वहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर साथियों बात करते हैं अकबर के सभी विश्वास पात्रों में, तो देखिए साथियों राय सिंह बीकानेर का सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति था, जो कि साथियों मिर्जा राजा मानसिंह के पश्चात में आता था। अगर साथियों अकबर के विश्वास पात्र राजाओं की बात होती है तो हमारे जो साथियों जयपुर के मिर्जा राजा मानसिंह हैं यह प्रथम स्थान पर आते हैं, और साथियों उनके पश्चात में बात होती है कि भाई दूसरा विश्वास पात्र कौन था? तो साथियों दूसरे विश्वास पात्र होते हैं हमारे राय सिंह, जो कि बीकानेर के शासक हैं। और साथियों इस प्रकार से जानकारियां मैंने आपको प्रदान करी हैं। अब मैं आशा करता हूं साथियों जो आपको जानकारियां मैंने दी हैं वो आपको बेहतरीन लगी होगी, आपने इन सभी जानकारियों को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ साथियों आप इन्हें नोट कीजिए और बेहतरीन तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम आगे के शासकों के बारे में जानकारियां लेने के लिए, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसे नोट कीजिए एक बार के लिए, फिर देखते हैं भाई अगले शासक के बारे में, अगले इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में। अब साथियों बात करते हैं महाराजा कर्ण सिंह के बारे में। देखिए साथियों हमने डिस्कस किया था हाल के अंतर्गत महाराजा राय सिंह के बारे में। राय सिंह के पश्चात में साथियों छोटे बड़े शासक आते हैं। साथियों कुछ छोटे बड़े शासक आने के कारण देखिए उन्होंने कुछ कारण विशेष काम नहीं किया था, तो विशेष कार्य ना करने की वजह से साथियों उन्हें इतिहास में याद नहीं रखा जाता है, उनके बारे में कोई भी जानकारियां हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। और साथियों वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नजरिए से भी कोई विशेष मतलब एक तरीके से अपना योगदान नहीं रखते हैं, तो इसीलिए हमने भी उन्हें स्किप करने की कोशिश करी है। और साथियों हम बात करेंगे महाराजा कर्ण सिंह के बारे में। तो देखिए साथियों इनका कालक्रम हमारे लिए बनता है 1631 से लेकर 1669 के मध्य का। साथियों इसके मध्य में इनका शासनकाल आता है और ये अपना राज्य करते हैं। साथियों बात होती है ये किसके पुत्र थे? तो ये महाराजा सुमेल सिंह के पुत्र थे और साथियों उन्हीं के उत्तराधिकारी भी थे। अब देखिए आगे जानकारियां साथियों हमारे लिए बनती है। छोटा सा जीवन काल होता है साथियों, इनका कोई विशेष कार्य इनके द्वारा नहीं करे गए थे, कुछ छोटे बड़े कार्य थे जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है, आपको जानकारियां प्रदान करने की कोशिश करी है। साथियों शुरुआत करते हैं। देखिए यह पुत्र हैं सुमेल सिंह के, और साथियों एक इन्हें उपाधि भी प्राप्त थी। उपाधि साथियों कई बार एग्जाम्स में बनती है कि भाई जालंधर बादशाह की उपाधि किसे प्रदान करी गई थी और किसके द्वारा प्रदान करी गई थी। तो साथियों आप लिख सकते हैं कि भाई महाराजा कर्ण सिंह को औरंगजेब ने जालंधर बादशाह की उपाधि प्रदान करी थी, जो कि साथियों आपका देख लीजिए मुगलों के द्वारा प्रदान थी, और क्या नाम है? जालंधर बादशाह। साथियों प्रमुख उपाधि है, एग्जाम्स में कई बार बनी हुई भी है, तो इसीलिए आप इसे नोट कीजिए कि जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी कर्ण सिंह को, और किसने दी थी? औरंगजेब ने प्रदान करी थी।
साथियों आगे बात हो रही है तो देखिए कहा जाता है कि भाई इन्होंने शाहजहां का काल भी देखा था और औरंगजेब का भी काल देखा था। तो आप लिख लीजिए कि भाई इन्होंने शाहजहां व औरंगजेब का काल क्रम देखा था, या फिर उनकी अधीनता स्वीकार करी थी, या फिर साथियों आप कह सकते हैं कि भाई इन्होंने 2 मुगल बादशाहों का काल देखा था। साथियों आगे बात होती है तो देखिए अपने विद्वानों के सहयोग से इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम, साथियों एक प्रमुख ग्रंथ है साहित्य कल्पद्रुम की रचना करी थी, इन्हीं के द्वारा करी गई थी। तो साथियों एक संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, आप इसे नोट कीजिए कि भाई इन्हीं के द्वारा साहित्य कल्पद्रुम की रचना करी गई थी। साथियों अगर बात होती है ग्रंथ किस भाषा का है तो यह संस्कृत भाषा का है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात बनती साथियों, यह तो बात हमने हाल में करी है इनके द्वारा रचे गए ग्रंथों की। अब साथियों बात करते हैं इनके दरबारियों की। तो देखिए साथियों दरबार में एक प्रमुख दरबारी था, उसका नाम है गंगाधर मैथिल। तो देखिए साथियों गंगाधर मैथिल ने 2 बेहतरीन ग्रंथ रचे थे जो कि एग्जाम्स में हमारे लिए कई बार बने हुए भी हैं और बनने की संभावना भी बहुत ज़्यादा इनकी रहती है। तो साथियों इनके द्वारा रचे गए थे अपने कर्णभूषण तथा काव्य डाकिनी। तो देखिए साथियों कर्णभूषण और काव्य डाकिनी का लेखक कौन है तो यह लेखक है गंगाधर मैथिल। अब गंगाधर मैथिल कौन है तो साथियों आप कह सकते हैं कि भाई ये महाराजा कर्ण सिंह का एक तरीके से दरबारी कवि हैं। अब कर्ण सिंह कौन है तो साथियों कर्ण सिंह है सुमेर सिंह का पुत्र और सुमेर सिंह का उत्तराधिकारी है। साथियों बात होती है इनके द्वारा लड़े गए एक युद्ध के बारे में। तो देखिए साथियों मतीरे की राड़ नामक एक युद्ध था जो कि इनके द्वारा लड़ा गया था। और साथियों इस युद्ध के बारे में हमने जब मारवाड़ के शासकों के बारे में अध्ययन किया था तो साथियों उसी अध्ययन के अंतर्गत हमने एक सेकेंड पार्ट में इस ओर एक डिस्कस किया था अपने नागौर के शासक के बारे में भी साथियों हमने बात करी थी। और तत्काल में कौन थे तो साथियों तत्काल में थे अमर सिंह राठौड़। तो साथियों अमर सिंह राठौड़ और महाराजा कर्ण सिंह समकालीन व्यक्ति हैं। तो देख सकते हैं कि वे साथियों 1644 ईस्वी की बात हो रही है। एक बेल लगी थी साथियों मतीरे की बेल। अब यूँ माना कि ये 2 राज्य हैं, तो देखिए ये 2 राज्य हैं। अब साथियों बेल लगी थी बीकानेर राज्य में। अब बीकानेर से साथियों ये निकलकर आ गई थी अपने नागौर क्षेत्र में। साथियों ये इसके पत्ते मैंने बनाए हैं। अब देखिए साथियों ये मतीरे की बेल थी, ये एक मतीरा लग चुका है। ठीक है साथियों, तो अब सैनिकों को जान पड़ा, भाई दोनों राज्यों के सैनिकों को मालूम पड़ा कि भाई हमारी बेल तो हमारे इधर लगी हुई है परंतु इसने फल उस ओर दिया है। तो साथियों इधर के लोग तो इस पर फल पर अधिकार करते हैं। देखिए साथियों हमेशा हमारे सभी सैनिकों को, हमारे सभी लोगों को या फिर मानव जाति को हमेशा फल की आशा रहती है कि भाई फल मिलना चाहिए हमारे को बैल से या फिर किसी सीमा से किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो साथियों इधर वाले लोग तो अधिकार करते हैं इस फल पर कि भाई हमारे राज्य में लगा है, और उधर के लोग अधिकार करते हैं कि भाई नहीं ये हमारे राज्य में या फिर ये इसकी जड़ हमारे राज्य में लगी हुई है। तो साथियों इन्हें केवल फल चाहिए है, किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो यह विवाद पहुंचता साथियों दोनों राज्यों के दरबारियों के पास में, फिर उसके पश्चात में पहुंचता है दोनों राज्यों के अपने शासकों के पास में, या फिर दोनों राज्यों के राजाओं के पास में। जब ये बात पहुंचती है तो साथियों राजा लोग भी आते हैं, जमीन पर उतरते हैं और मौका मुआवना करते हैं। साथियों सारा सूबा एक तरीके से जग खड़ा होता है, उठ जाता है और देखते हैं कि मतीरे की बेल वास्तव में लगी तो बीकानेर में है और इसने फल दिया है हमारे नागौर क्षेत्र में। तो साथियों इस प्रकार से दोनों के मध्य में विवाद बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते साथियों वो एक तरीके से बड़े युद्ध में तब्दील हो जाता है साथियों, जिसे इतिहास में मतीरे की राड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों पश्चात में एक तरीके से इस मैटर में जब बात बढ़ती इतनी बढ़ती है तो भाई 1644 ईस्वी के अंतर्गत साथियों अमर सिंह राठौड़ और साथियों नागौर के शासक थे, माफ कीजिएगा ये अमर सिंह राठौड़ है नागौर के शासक। तो साथियों आप लिख लीजिए भाई नागौर शासक अमर सिंह राठौड़ के साथ में महाराजा कर्ण सिंह ने मतीरे की राड़ नामक युद्ध किया था और साथियों उस युद्ध के अंतर्गत इन्हें विजय भी प्राप्त होती है। तो साथियों इस प्रकार से हजारों सैनिकों की जान गंवाने के पश्चात में इन्हें एक मतीरा प्राप्त होता है, जो कि साथियों हमारे देश की, हमारे समाज की दुर्भावना है, एक तरीके से दुर्गति है कि भाई उनकी सोच ऐसी हो चुकी है कि भाई हजारों सैनिकों की जान गंवाने के पश्चात में उन्होंने केवल एक मतीरा प्राप्त किया था। तो साथियों इस प्रकार की जानकारियां इस वंश से संबंधित बनती हैं। साथियों अगर कई सारे इतिहासकारों ने इसे सीमा विवाद का नाम भी दिया है कि भाई इन्होंने सीमा विवाद के तौर पर यह लड़ाई लड़ी थी, मतीरा तो इनका एक बहाना था। तो सारी जानकारी साथियों अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग किताबों में लेखकों ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं, परंतु साथियों यह मेन चीज़ हुई थी, मतीरे से संबंधित लड़ाई शुरू हुई थी जो कि एक सीमा विवाद के कारण और भी ज़्यादा आगे बढ़ी थी। तो साथियों इस प्रकार से हमने आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। और देखिए साथियों मैंने आपके लिए जानकारियां इकट्ठी करी थी महाराजा कर्ण सिंह के बारे में और उनसे पहले शासक जैसे कि आप कह सकते हैं राव जेतसी के बारे में, अपने राव रायसिंह के बारे में, और साथियों बात करी थी हमने राव कल्याणमल के बारे में। तो साथियों इन शासकों के बारे में हमने डिस्कस करते हुए आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ आपको जानकारियाँ जो मैंने प्रदान करी हैं वो बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। तो प्लीज़ साथियों अपने सभी साथियों में इस क्लास को शेयर कीजिए
जिससे कि साथियों वह भी आपके साथ में जुड़कर एक बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सके, एक बेहतरीन नॉलेज प्राप्त कर सके और साथियों हमारा परिवार और भी बड़ा हो सके। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका दिन शुभ हो।